हेलो फ्रेंड्स, ये 16 जनवरी 2026 का करंट न्यूज़ है। तो पहला है कि इंडिया और यूएई का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एफटीए माना जा रहा है और मेंस में इसका क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। पहले देखते हैं कि एफटीए तो क्या क्या है इसमें कि 24 जो है इसका टर्म और कंडीशन में इंडिया और यूएई के बीच में 24 टर्म कंडीशन था। 24 टर्म कंडीशन में 23 पर जो है वो सहमति बन चुका है और एक बाकी रह गया है। तो वो एक में कुछ डिस्प्यूट है, जिसमें से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है और जो कि अभी 1 जनवरी से लागू हुआ है। तो पीटी में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सीबीएम कब से लागू है। तो 1 जनवरी से सभी कंट्रियों पर लागू हुआ है कि जितना जितना देश जो है वो कार्बन इमिशन करते हैं तो उससे मतलब कौन कम कर सकता है, कौन कितना कर सकता है, कितना कम कर सकता है। तो इसी में एक ये हो मतलब एक एग्रीमेंट किया जाता है। तो इसके ऊपर अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जब मेंस का आंसर मतलब पीवाईक्यू में देखा होगा, जिन्होंने मेंस का आंसर लिखा होगा, तो पीवाईक्यू में सीबीएम बहुत समय से है, एक एग्रीमेंट है। ये कार्बन जो भी कंट्री ज़्यादा कम एमिशन करते हैं, कोई कंट्री ज़्यादा करता है, जैसे डेवलप कंट्री जो है वो डेवलप हो गए कार्बन एमिशन, तो अब वो बोल रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनको बोल रहे हैं कि वो कम एमिशन करे, या एमिशन करते हैं तो कुछ उसके लिए टर्म और कंडीशन है। तो इसी से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर में डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद दूसरा है अल्कोहलिक बीवरेज, इसको लेकर भी दोनों में डिस्प्यूट है। और तीसरा जो है ऑटोमोबाइल है। तो जर्मनी जो है वो क्या चाहता है कि भारत का मार्केट का एक्सेस चाहता है, पहुंच चाहता है। तो इसी को लेके मतलब इंडिया ऐसा नहीं चाहता है कि जर्मनी को भारत का मार्केट का एक्सेस नहीं देना चाहता। ऐसा अगर जर्मनी का जो ऑटोमोबाइल कंट्री है अगर इंडिया में आ जाएगा तो इंडिया का ऑटोमोबाइल कंट्री बहुत मतलब इंडिया का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। तो इंडिया को लॉस होगा। इसीलिए ये तीनों जो है पॉइंट है वो डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कृषि का मुद्दा जो है इस यूए और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एफटीए है उसमें शामिल नहीं किया गया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करिएगा तो इसमें आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। फिर क्या डिस्प्यूट है, फिर उसके बाद लाभ क्या है। तो सबसे बड़ा तो यही है कि सबसे बड़ा समझौता है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है कि टैरिफ का जो प्रभाव है इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दूसरा है कि नया नया निर्यात इंडिया को मतलब नया नया निर्यात का जो अवसर है इंडिया को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इतना जल्दी जल्दी एग्रीमेंट जो है इतना होने का कारण यही है कि मतलब यूएई का जो परिषद अध्यक्ष और आयोग के अध्यक्ष है वो 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बनकर हम लोग का गणतंत्र दिवस में आने वाले हैं। तो ये है। और उसके बाद देखिए कि इंडिया और अमेरिका का जो एफटीए है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। उसका डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है कि एग्रीकल्चर को लेके विवाद रहता है, ठीक है। तो यही है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है नेक्स्ट है BSL 4 बायो सेफ्टी लेवल 4। ये कहाँ पे स्थापित किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। तो ये सीधा सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस पे आप 3 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली प्रयोगशाला BSL 4 लेवल का जो लैब है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो BSL 4 मतलब लैब जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब कोई ऐसा कोई लैब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक रिसर्च किया जाता है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक रिसर्च किया जाता है उसको BSL 4 लेवल का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो उसी जैसे कि BSL 1 होता है, BSL 2 होता है, BSL 4। तो BSL 1 में क्या होता है कि बहुत कम डेंजरस होता है, लेकिन BSL 4 जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रिसर्च यहाँ पे किया जाता है, मतलब जानलेवा भी हो सकता है, इस तरह का रिसर्च किया जा सकता है। तो ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड कुछ मानक निर्धारित किया गया है। जैसे कि इसका पहले तो है फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। दूसरा जैविक सुरक्षा का सबसे बड़ा उच्च स्तर है, मतलब सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा डेंजरस खतरनाक और जानलेवा पैथोजेंस जो जैसे बैक्टीरिया वायरस जिससे बीमारी फैलता है, जैसे कि निपा वायरस हो गया, इबोला हो गया। तो इस सब का क्या है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी निपा वायरस का 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आया था कि वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। डेथ रेट कितना 40 से 75% तक डेथ रेट होता है, ठीक है। तो इस तरह का वायरस का रिसर्च किया जाएगा, ठीक है, कि क्यों ऐसा है, इसका वैक्सीन क्यों नहीं, वैक्सीन ट्रीटमेंट क्यों नहीं है। तो इसी तरह का वायरस
वायरस का जो है, जितना भी खतरनाक वायरस बैक्टीरिया है, इसका रिसर्च किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? PSL-4 लेवल का जो प्रयोगशाला है उसमें किया जाएगा। इसके अलावा ABSL मतलब एनिमल बायोसेफ्टी लेवल का मानक का भी इसमें मतलब इंसानों का तो बैक्टीरिया वायरस जो बीमारी फैल रहा उसका तो रिसर्च होगा ही, साथ साथ एनिमल में भी जूनोटिक वायरस जो है, जूनोटिक वायरस का भी रिसर्च इसमें किया जाएगा। इसलिए ABSL भी इसमें सेफ्टी लेवल भी है, ठीक है। तो इसका भी शोध जो है वो गांधीनगर का लैब में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन जो है वही वन लाइनर दे सकते हैं कि कहाँ पे स्थापित हुआ है, और या फिर ऐसे भी रह सकता है, मतलब पॉइंट वाइज भी करके रह सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो कि मुंबई में है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, जिसमें कि कोलेशन और डार्क फाइबर केस क्या इसमें क्या होता है, जैसे कि ये NSE है, इसके ऊपर ना एक मतलब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये ब्रोकर्स तो अपना डेटा का एक्सेस बहुत जल्दी मतलब जल्दी पहुंचा देता है, और वो कैसे पहुंचाया है? कोलेशन प्रोसेस से और डार्क फाइबर का यूज करके। अब ये कोलेशन और डार्क फाइबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है NSE का सेंटर है, ठीक है, और यहीं पर आसपास में जो भी ब्रोकर्स है वो अपना सर्वर यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का ये जो है वो एक्सेस दे देता है अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। तो इससे क्या होता है, इसका डेटा जो है इन तक जल्दी पहुंच जाता है ब्रोकर्स तक, और वो जो ब्रोकर्स इससे दूर होते हैं, ठीक है, जो दूर जिनका सर्वर होता है तो उन तक डेटा बहुत देर से पहुंचता है। तो जिसके पास जल्दी पहुंच जाएगा वो मार्केट का उतार चढ़ाव का ज्ञान जल्दी हो जाता है, तो वो उसका फायदा ले लेते हैं, ठीक है, उन ब्रोकर्स को फायदा हो जाता है। और जो दूर जिनका सर्वर होता है जिस कंपनी का, उस तक मार्केट का डेटा मतलब मार्केट का NSE का जो डेटा है वो देर तक पहुंचता है, तो उसका फायदा वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो यही है कि वो कुछ मतलब, और ये किस प्रोसेस से NSG ने किया है, तो कोलेशन और डार्क फाइबर के थ्रू ये किया गया है। तो यही है NS के ऊपर जो है वो आरोप लगाया गया है। ये डार्क फाइबर क्या है, मतलब वायर होता है लेकिन मतलब कुछ एक्टिव नहीं होता है, मतलब डाटा जो है एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में यही आ सकता है कि को लोकेशन किससे संबंधित है, तो हायर फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से संबंधित है, मतलब बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी से डेटा जो है वो चला जाता है कोलेशन के थ्रू सर्वर में ठीक है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, बस यही क्वेश्चन आ सकता है कि कोलेशन क्या है, तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है। नेक्स्ट है दिल्ली राइट से रिलेटेड जो अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कोई आतंकवादी है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया या कोई हथियार लेके देश में असुरक्षा फैला रहा, आतंकवाद फैला रहा या किसी तरह का हिंसा फैला रहा है, तो उसको जो है वो UAPA के तहत जो है वो डिटेंशन किया जाता था, मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन अभी उसमें कुछ चेंजेस किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई मतलब बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा, हथियार लेकर घूम रहा या कोई आतंकी घटना कर रहा, हिंसा कर रहा, वायलेंस कर रहा, तो वो तो आते ही है। इसके अलावा राज्य के जो खिलाफ जो कोई हिंसक एक्टिविटी करते हुए भी देखा जा रहा है, ठीक है, या राष्ट्र सुरक्षा को उससे कोई खतरा है, तो इसको इस तरह का एक्टिविटी को भी जो है UAPA में शामिल किया गया है। तो हायरार्की ऑफ ऑफेंडर का मतलब यही होता है कि मान लीजिए कोई मास्टरमाइंड है, ठीक है, कॉन्स्पिरेटर है। कॉन्स्पिरेटर का मतलब है कि कोई संयंत्र रच रहा है देश के खिलाफ किसी तरह, तो उसके ऊपर तो सबसे पहले जो वो मतलब वो प्रिंसिपल मतलब वो जो है वो मेन, उसके ऊपर जो UAPA का कानून है वो अलग लगेगा। लेकिन उसका कोई साथ दे रहा, ठीक है, प्लानिंग में और कोई शामिल है, प्रेजेंट है, या उस तरह का वायलेंस को बढ़ावा देने में कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके ऊपर कानून जो है थोड़ा अलग लगेगा। अब उसको जो मास्टरमाइंड है उसका जो है स्ट्रिक्टर डिटेंशन किया जाएगा, मतलब 43D5 के थ्रू जो है सेक्शन के थ्रू उसको कोई बेल भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो पेरिफेरल बेल मतलब जो पेरिफेरल है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो बस वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं है लेकिन बस उसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए कुछ अलग से एक्टिविटी कर रहा है, वहां पे प्रेजेंट हो गया है उस चीज में, तो उसको भी जो है उसको बेल तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर UAPA का अलग कानून लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का लॉ सबके ऊपर अप्लाई होगा। तो यही है हायरार्की, मतलब किसी के ऊपर ज्यादा, किसी के ऊपर कम, थोड़ा कम, ऐसे जो थोड़ा कम शामिल है, जिनका एक्टिविटी थोड़ा कम है, तो उस तरह से इसी को बोला जाता है हायरार्की ऑफ ऑफेंडर ऑफ UAPA लॉ, ठीक है। तो ये भी मेंस में आने का बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि हमेशा न्यूज में रहता है UAPA।
उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, नासा जो है फर्स्ट मेडिकल एवोक्यूएशन जो है मिशन निकाला है, जिसमें क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्री जो भी जाते हैं उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो उनको चिकित्सा सहायता जो है वो मिल सके। दूसरा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो इसमें क्वेश्चन यही आएगा कि इसको कौन निकालता है, तो मॉस्फे निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और पीरियडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इसका फुल फॉर्म है, और ये इस तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद ट्रंप जो है AI चिप का आयात पर 25% का क्या लगाया है, टैरिफ लगाया है। तो AI मतलब इस तरह से रहेगा। और कौन कौन सा चिप है, एनवीडा है और H200 AI है, और इसका दूसरा कंपनी AMD है, M1325X है। तो यही पूछा जा सकता है, ऐसे नाम दे देंगे कि इसका और इसका नाम दे देंगे और बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये AI चिप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो इसका क्या है, मतलब चलान उलान पे इसका भुगतान में यूज कर सकते। इससे क्या होगा, करप्शन कम होगा, डिजिटल पेमेंट हो सकेगा, तेज और पारदर्शी सुविधाजनक होगा। तो इसको भी आप मेंस में इस तरह का पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। तो यही है आज का। और हाँ, नेक्स्ट है इच्छा मृत्यु का फैसला आने वाला था, तो उसमें क्या हुआ है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया है, ठीक है।